ओके चलो फिर, योर न्यू हेडिंग इज मीन फ्री पाथ। मीन फ्री पाथ, ओके। आप देखिए मीन फ्री पाथ जो ये टॉपिक है, जरा सा इसे समझने के लिए पहले हम आप मॉलिक्यूल्स पे थोड़ी देर तक डिस्कस करेंगे। तो देखिए ये मतलब पता लगा पाना मीन फ्री पाथ थोड़ा सा ऐसा टफ एंड क्रिटिकल वर्क था। तो इस चीज़ को लोगों ने कैसे समझने की कोशिश की। उन्होंने ऐसा बताया कि जो ये मॉलिक्यूल है गैस मॉलिक्यूल, इमेजिन करो कि एक गैस मॉलिक्यूल की जो रेडियस है वो कितनी है, d। हाँ कितनी है, d, ऐसा इमेजिन करो। तो इसका मतलब कि अगर किसी गैस मॉलिक्यूल की रेडियस डायमीटर कितनी है, d है, तो वो अपने इस डायमीटर के रेंज में आने वाले सभी मॉलिक्यूल को कोलाइड करता चला जाएगा, टक्कर मारता चला जाएगा, कोलिजन होगा। ठीक है, तो अगर मैं इसको जरा सा ऐसा एक रिप्रेजेंटेशन दूँ, ये डायग्राम, मतलब कि ये जो एरिया आप लोगों को दिखाई दे रही है, इस एरिया में कोई भी आएगा तो वो इसको कोलाइड कर देगा, कोलिजन हो जाएगा। अच्छा, दूसरी बात कि इसी सेम डायमीटर, अगर कोई गैस है तो सभी गैस का डायमीटर क्या होगा, सेम होगा। क्यों, दिखाई दे रहा है क्या? ऐसा इमेजिन करो कि जो ये मॉलिक्यूल्स कुछ इस रेंज में आएंगे, उन्हें भी ये टक्कर मारता निकल जाएगा। तो इसका मतलब कि इसने आफ्टर ऑल कितनी दूर तक इसका कवरेज गया, इसका जो कवरेज होगा वो कुछ, हाँ, इतने दूर तक के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका कवरेज इसके पास है, और इसकी खुद की रेडियस जो भी है। देखा क्या आप लोगों को? मतलब कि ये जो आ रहा है, हाँ, अगर आप इसको ध्यान से देखो तो ये यहाँ से यहाँ तक कितना हुआ, कितना, d, मतलब कि d रेडियस का एक सिलेंडर, उसमें जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आएंगे सबको कोलिजन करता चला जाएगा। बोलो क्या मेरी बात समझ में आई क्या? बस यहाँ पे शुरुआत यही है, शुरुआत यह है कि वैसे तो d का जो रेंज है सबको कोलिजन करेगा, बट इस रेंज में भी जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आएंगे, है ना, उतने लोगों को ये टक्कर मारता, कोलिजन करता चला जाएगा। बोलो मेरी बात समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, अब समझो इस चीज को। इसका मतलब कि ऐसे कोलिजन होता जाए, मतलब कि अगर हमने ऐसा इमेजिन कर लिया कि कुछ तो भी इतने, ये रेंज है जितने में वो सबको कोलिजन करेगा, और इस कोलिजन के लिए जैसे बर्नौली प्रिंसिपल चल रहा था, तो आपने ऐसा इमेजिन किया कि यूनिट टाइम में जितनी वाटर एंट्री करेगी लेफ्ट साइड से, उतने टाइम में उतना वाटर क्या होगा, राइट साइड से एग्जिट हो जाएगा। याद आया? उस चीज़ को आप लोग क्या लेते थे, डेल्टा एक्स ले देंगे। तो डेल्टा एक्स बराबर क्या होता था, उसकी वेलोसिटी, वाटर की वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से एंट्री हो रही, मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा टी। तो वैसे ही इसमें अगर यूनिट टाइम में सबकी वेलोसिटी कितनी है, ऐसा इमेजिन कर लो कि सबकी वेलोसिटी क्या है, v, कुछ तो भी v एवरेज, या जो भी एवरेज वेलोसिटी बाद में अभी हम निकालेंगे, अभी मान लो v, तो v इज मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा टी। ये यहाँ से यहाँ तक कि वो यूनिट डिस्टेंस है जितने में वो यूनिट टाइम में सबको कोलिजन कर गया। तो इसी पर आप पहले कुछ नोट करेंगे या ऐसे समझेंगे? वैसे तो नोट डाउन करो एक आक लाइन, ये करो, द मीन फ्री पाथ स्मॉल l, द मीन फ्री पाथ स्मॉल l is the average distance, the mean free path small l is the average distance covered by a molecule between two successive collision, covered by a molecule between two successive collision. Okay,
paragraph change. Let us consider the molecules of gas are spheres of diameter small d. Okay, let us consider the molecules of gas are spheres of diameter d. Okay, focus on a single molecule with the average speed. फोकस ऑन अ सिंगल मॉलिक्यूल विद द एवरेज स्पीड, जैसे वहाँ निकाला था हम लोगों ने, एवरेज स्पीड के बाद ऐसे लिखना, एवरेज स्पीड कुछ इस प्रकार, एवरेज स्पीड ये एक्सपेक्टेड वैल्यू, एवरेज स्पीड ऐसा v फुल स्टॉप, इट विल सफर कोलिजन विथ any molecule, it will suffer collision with any molecule that comes within a distance small d between the centers. अच्छा, अब मैं कहूं कि ये जो कोलिजन हुआ, ये सारा कोलिजन कितने टाइम के लिए हो रहा है? डेल्टा टी टाइम के लिए हो रहा है। तो इतने में ये कितना वॉल्यूम स्वैप करेगा? मतलब ये जो एक मॉलिक्यूल, यहाँ हम सिर्फ एक मॉलिक्यूल को लेकर देख रहे हैं, एक मॉलिक्यूल डेल्टा टी टाइम में कितना वॉल्यूम स्वैप कर रहा है जो है। वैसे अगर देखा जाए तो ये इसकी क्या हो गई? रेडियस हो गई। अगर डेल्टा टी टाइम में वो यहाँ से यहाँ आ जाता है, इमेजिन करो, ठीक है, तो ये क्या हुआ? डेल्टा एक्स डिस्टेंस, उसकी लेंथ इज इक्वल्स टू उसकी एवरेज वेलोसिटी, है कि नहीं? एवरेज वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय क्या? डेल्टा टी, है कि नहीं? अब वॉल्यूम कितना होगा फिर ये? हाँ, टोटल वॉल्यूम कितना होगा? हाँ, पाई डी स्क्वायर क्रॉस सेक्शन एरिया मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा एक्स, मतलब कि पाई डी स्क्वायर इंटू एवरेज वी इंटू डेल्टा टी। अब यही बात आप बताओ, एकदम क्लियर कट समझ में आ रहा है? इसलिए आ रहा है क्योंकि पहले वाला डेरिवेशन प्रेशर वाला वैसा ही हुआ है, अभी तक तो सब बराबर चल रहा है जो है। बाद में बस एक लाइन ऐसा है कि जो बस कंसीडर कर लेना है। तो आपने बताया, चलो वो आया नहीं है पार्थ, कोई बात नहीं, बाद में जो है बाद में फिर से करा देंगे उसको। हाँ, उसको हाँ रिवीजन के तौर पे उसको समझ में आ जाएगा, नोट भी कर लेगा। तो क्या लिखा आप लोगों ने कि इन टाइम डेल्टा टी कॉमा इट स्वेप्स a volume pi d square यही pi d square एवरेज v इंटू डेल्टा t, यही बात, स्वेप्स a volume pi d square एवरेज v इंटू डेल्टा t, wherein any other molecule will collide with it as shown in figure. Collide with it as shown in figure. Okay, full stop. आगे बताओ, if small n is the number of molecules per unit volume, means if small n be the number of molecules per unit volume, तो therefore
मतलब टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हो जाएंगे, ये पूरा वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय स्मॉल एन, टोटल मॉलिक्यूल। अरे भाई जितना इतना तो वॉल्यूम हुआ, अब पर यूनिट वॉल्यूम में अगर n तो इतने वॉल्यूम में कितना मल्टीप्लाइड बाय n। मतलब अगर मान लो पर कोई एक ऐसा पर यूनिट वॉल्यूम है, पर यूनिट वॉल्यूम में n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है और इसका हमें टोटल वॉल्यूम पता है, तो अगर यूनिट वॉल्यूम में इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल तो उस टोटल वॉल्यूम में कितने मल्टीप्लाई कर दो, बिल्कुल उसी की जैसा, बिल्कुल उसी की जैसा। तो क्या नोट डाउन किया आपने कि इफ स्मॉल n इज अ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, द मॉलिक्यूल सफर्स n into pi d square average velocity into delta t, collisions in time delta t। मतलब इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं तो इतने नंबर ऑफ क्या होंगे, कोलिजन भी होंगे। भाई इतने मॉलिक्यूल से तो यही तो जितने लोग हैं सबसे कोलिजन करेगा एक मॉलिक्यूल, तो इतने नंबर ऑफ क्या हो गए, कोलिजन हो गए, वो भी कितने टाइम में, डेल्टा टी टाइम में। क्या सबको मेरी बात समझ में आ रही है, पक्का? बस तो आगे बढ़ जाओ, तो एक लाइन और लिख दो। क्या लिख दिया, thus the rate of collision is equals to जितने नंबर ऑफ कोलिजन है, कितने नंबर ऑफ कोलिजन है, n बोलो पाई डी स्क्वायर एवरेज वैल्यू ऑफ v इंटू डेल्टा टी बाई डेल्टा टी। यही तो एवरेज होता है, इतने हैं उतने टाइम, ठीक है। रेट निकाला तो कितना आ गया, इसे ही रेट कहते हैं ना, टोटल अपॉन टाइम। तो ये हो गया n इंटू पाई डी स्क्वायर और ये एवरेज वैल्यू ऑफ v, दिस इज द रेट ऑफ कोलिजन। मतलब ये है, इस रेट से कोलिजन वहां अंदर हो रहा है जो है, ठीक है, इस यूनिट, हाँ, मतलब यूनिट टाइम में और यूनिट लेंथ और ये इतनी क्रॉस सेक्शन एरिया में, मतलब इतने वॉल्यूम में, कुल मिलाकर ये जो पहले वॉल्यूम निकाला था उतने वॉल्यूम में इस रेट से कोलिजन हो रहा है। मतलब वो एक मॉलिक्यूल इस रेट से कोलिजन करता हुआ जा रहा है। आ रहा है समझ में क्या सबको? चलो एक आध बार और डिस्कस कर लेंगे, फिर क्लियर हो जाएगा, ठीक है, ओके। इसे ही हम कहते हैं ORR, ऐसा नीचे लिखो ORR, द टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, द टाइम बिटवीन two successive collisions is on the average देखो ये इतने नंबर ऑफ कोलिजन यूनिट टाइम में है, तो एक कोलिजन कितने टाइम में हो रहा होगा? क्या लिखा तुम लोगों ने? और द नंबर ऑफ द टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स इज ऑन द एवरेज इज टाउ इक्वल्स टू, अगर मान लो मैं उसको टाउ मान लेता हूं, मतलब कि यूनिट टाइम में अगर इतने कोलिजन हो रहे हैं तो एक कोलिजन कितने टाइम में होगा? मतलब कि 1 इज डिवाइडेड बाई टोटल, 1 इज डिवाइडेड बाई मतलब n पाई डी स्क्वायर और ये भी। ये बात कितने लोगों को समझ में आया? एक सेकंड के लिए हुआ ना सर? हाँ, 1 सेकंड में इतने कोलिजन हो रहे थे। ये हाँ सर, ऊपर वाला 1 सेकंड में इतने कोलिजन, तो एक कोलिजन होने में कितना समय? हाँ सर, ये तो यूनिट टाइम का है। अगर यूनिट टाइम में इतने कोलिजन, तो एक कोलिजन होने में कितना समय? वो टाइम है टाउ। टाउ इक्वल्स टू 1 इज डिवाइडेड बाई इतना। नहीं समझे? अच्छा मैं एक ऐसे समझा देता। मान लो कि एक आदमी है 1 सेकंड में 10 बॉल फेंक देता है। कोई एक कंटेनर है उसमें 10 बॉल चला जाता है जो, तो एक बॉल वो कितने सेकंड में फेंक रहा है? मतलब 1 सेकंड में 10 बॉल फेंक रहा है, तो एक बॉल कितने सेकंड में फेंक रहा है? तो 1 इज डिवाइडेड बाई कितना? नंबर ऑफ बॉल्स। वैसे ही 1 सेकंड में इतने कोलिजन हो रहे हैं, तो
एक कोलिजन होने में कितना टाइम लगेगा, मतलब इतने कोलिजन होने में 1 सेकेंड का टाइम लगता है, तो एक कोलिजन होने में कितना टाइम लगेगा, वो 1 सेकेंड इज डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ कोलिजन, वी गेट द टाइम फॉर 2 सक्सेसिव कोलिजन। 2 सक्सेसिव मतलब वहां से टकराने के बाद दूसरे से जब टकराएगा, अब समझ में, हाँ एक ही कोलिजन टाइम है, बट उसको हम ऐसा लैंग्वेज में 2 सक्सेसिव कोलिजन कहेंगे। ओके अच्छा, अब आप इतनी बात समझ गए। द एवरेज डिस्टेंस, पैराग्राफ चेंज, इसको कोई तो भी इक्वेशन बना लेना 1। द एवरेज डिस्टेंस, द एवरेज डिस्टेंस, द एवरेज डिस्टेंस, द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन 2 सक्सेसिव कोलिजन the average distance between 2 successive collision, comma, called the mean free path, called the mean free path L, small l, mean free path, mean free path small l। बराबर समझ में आ रहा है क्या? Therefore L is equals to, कोई सोच के बताए मुझे, अगर मैं उन दोनों के बीच की, देखो आपको एक कोलिजन, 2 सक्सेसिव कोलिजन में जो टाइम लगता है वो पता चल गया, जिस वेलोसिटी से जाता है जाकर के वो कोलिजन करता है वो वेलोसिटी है एवरेज वैल्यू ऑफ वी बार, है कि नहीं, एवरेज वैल्यू, वी बार नहीं, एवरेज वैल्यू ऑफ वेलोसिटी, ठीक, इतनी वेलोसिटी है। तो अगर मैं कहूं कि वो लेंथ कितनी है, उन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, मतलब मीन फ्री पाथ L इज इक्वल्स टू, डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या होता है, स्पीड इन टाइम, तो स्पीड, एवरेज और वेलोसिटी क्या हो गई, बोलो बोलो बोलो, हाँ ये वाला समझ गए तुम लोग, तो डेरिवेशन कंप्लीट हो गया। हाँ समझ गए, नहीं एक लाइन है बस, वही जो मेन है। अब देखो, अगर आप देखो तो ये एवरेज वैल्यू ऑफ v इंटू टाउ की वैल्यू क्या हो गई, 1/πd²। अच्छा, और ये n तो साथ रहेगा ही रहेगा, और एवरेज ऑफ v, और ये इससे कैंसिल हो गया। देयरफॉर L इज इक्वल्स टू 1/n इंटू πd², ठीक है। L इज इक्वल्स टू 1/n इंटू πd²। अब यहाँ पर कुछ बातें उसके बारे में जो हम नया करने वाले हैं, जो हम आप ये नया न्यू करेंगे, मतलब कि एक्चुअली जो रियलिटी में ये जो ये आया मीन फ्री पाथ आया, उनके बीच का जो फ्री डिस्टेंस था, 2 मॉलिक्यूल जो टकरा के जाके टकराता, वो जो L था वो 1/√2 टाइम्स था, इतने ही वैल्यू का 1/√2 टाइम्स था, वो करेक्ट एंड एक्यूरेट वैल्यू थी। तो इसको हमने आपने लिया कैसे? अच्छा, अगर आप ध्यान से सोच रहे हो तो सोचो कि क्या ये एक ही मॉलिक्यूल चल रहा था क्या? सभी के सारे चल रहे थे। हाँ, तो मुझे आप सोच करके बताओ कि जब सब के सब चल रहे थे तो हमने ऐसे कैसे ले लिया कि यही सबको टकरा रहा था, कुछ तो इसको आके मार रहे होंगे, टकरा रहे होंगे। हाँ, तो हम आप क्या करते हैं, रिलेटिव कंसेप्ट लगाते हैं, एक मॉलिक्यूल चलाते हैं, बाकी सबको रेस्ट कर देते हैं। रिलेटिव में यही लेते हैं ना, जिसके रिस्पेक्ट में हम ऐसा लेते हैं तो वो एक चलता है, बाकी दूसरा वाला क्या होता है, रुक जाता है। याद आया ना जो है, ठीक उसी प्रकार ये मॉलिक्यूल क्या होगा, मूव करेगा, बाकी सब क्या हो जाएंगे, रेस्ट पर आ जाएंगे। फिर हम उन सब का क्या लेंगे, ये एवरेज लेंगे जो है। आई बात समझ में? तो यही बात लिखो, नोट डाउन करो कि इन दिस डेरिवेशन वी इमेजिन, इन दिस डेरिवेशन वी इमेजिन, इन दिस डेरिवेशन वी इमेजिन, we imagined the other molecules to be at rest. In this derivation we imagined the other molecules to be at rest,
the other molecules to be at rest. Full stop. But actually all molecules are moving. But actually all molecules are moving, and the collision rate is determined by the collision rate is determined by the average relative velocity of the molecules. Average relative velocity of the molecules. Thus we need to replace average of V by average of V by average of relative V. In above equation 2, ये जो आया है आपका, कहाँ? इसमें नहीं, इन अबव इक्वेशन, इसमें 1 में, इन अबव इक्वेशन 1 यहाँ पर, मतलब हम आप इसके जगह पे वो हाँ ऐसा लेंगे, क्योंकि वो एक चल रहा है, एक कोलिजन कर रहा है, बाकी सब हमने ऐसा इमेजिन किया कि सभी लोग क्या रेस्ट पर हैं। ओके, समझ में आ गया? तो अभी देखो आगे बताएंगे आप, अ मोर एग्जैक्ट ट्रीटमेंट गिव्स L is equals to यही बात दोबारा लिखेंगे, L is equals to 1 by √2 pi d square into n. 1 by √2 pi d square n into pi d square. 1 by √2 pi d square, बस ये √2। ठीक है, अगर हम आप इस √2 को पता करने की कोशिश करें, निकालने की कोशिश करें, तो बहुत सारी बातें, बहुत लंबे टाइम बाद फिर एक कैलकुलेट करते करते फिर पता चलता है कि ये जो है उसको रिप्लेस करने पर ये वैल्यू आएगी, उसका √2 टाइम्स ऑफ ये हो जाएगा, वो VR की वैल्यू, √2 टाइम्स ऑफ एवरेज वैल्यू ऑफ V, ऐसा आएगा जो है। ठीक है, तो उतना करने की ज़रूरत नहीं है, बस हमें यही ऐसा मान लेना है और इसको याद रखना है कि ये एक्चुअली इस वैल्यू का क्या होता है, 1 by √2 टाइम्स ऑफ दिस वैल्यू, तो ये मोर एक्यूरेट है। ठीक है, अब आप देखेंगे कि एक छोटे से न्यूमेरिकल पे यहाँ पे डिस्कस किया गया है, जैसा कि आप देख रहे हैं NCERT पेज नंबर 331। ओके, यहाँ कहता है कि लेट अस एस्टिमेट L and tau for air molecule with average speed V is equals to 485 मीटर पर सेकेंड at STP। ठीक है, at STP। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर एक बात इसने दे रखा है, क्या दे रखा है कि जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं उनका उसने क्या बताया है, एवरेज वेलोसिटी बता दिया है। हमें गिवन हो, एवरेज वेलोसिटी गिवन हो और अपने से क्या क्या पूछ रहा हो, उसका टाउ था क्या, कोलिजन टाइम टेकन इन 1 कोलिजन, एक कोलिजन होने में कितना समय लग रहा है, रेट ऑफ कोलिजन क्या था, उसके ऊपर था। ठीक है, रेट ऑफ कोलिजन जब डेल्टा टी से डिवाइड कर दिया था। ओके, कोई बात नहीं, उसने हमें दिया है कि एयर मॉलिक्यूल्स की एवरेज वेलोसिटी 485 मीटर पर सेकेंड है ना,
एट STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। अभी तुम्हें पता चल गया होगा, स्टैंडर्ड टेम्परेचर 273, स्टैंडर्ड प्रेशर 1 atm, जो कि हम आप लेते हैं। देयरफॉर n इज इक्वल्स टू, देयरफॉर n कितना होगा, उसने n मतलब 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23, इतने नंबर ऑफ STP मतलब 1 चल गया, डिवाइडेड बाई कितना 22.4 लीटर को मीटर क्यूब में बदल दो, कितने हो गए 22.4 इंटू 10 की पावर -3 इंटू 10 के पावर -3, ये मीटर क्यूब में हो गया, मतलब उसका वॉल्यूम। तुम्हें याद हो गया n इक्वल्स टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, याद है क्या, स्मॉल n इक्वल्स टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। तो ये इतने यूनिट वॉल्यूम में इतने क्या होंगे, हाँ मतलब ये क्या हो गया, n की वैल्यू हो गई। तो जब इसे हम डिवाइड करते तो ये आ जाता है 2.7 इंटू 10 टू द पावर 25 मीटर क्यूब, मतलब माइनस पर मीटर क्यूब, मतलब 1 मीटर क्यूब में एयर मॉलिक्यूल्स कितने बने, अब समझ में आया, इतने नंबर ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स हुए। मतलब अभी जो हम गैस की बात कर रहे थे, अब हमें ये पता चल गया कि 1 मीटर क्यूब में टोटल नंबर ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स इतना है। तो इसका मतलब कि उसके जो वहाँ भी टकरा रहे होंगे एयर मॉलिक्यूल्स, हो रहा होगा ना जो है, तो उसका रूट मीन फ्री पाथ क्या होगा और टाउ कितना होगा, समझ में आई बात। टाउ कितना मतलब एक कोलिजन में जो समय लगता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, टेकिंग d इक्वल्स टू, सिंस d इक्वल्स टू हम लोगों ने क्या मान लिया था 2 एंगस्ट्रॉम, तो 2 इंटू 10 पावर 2 इंटू 10 पावर -10 मीटर। अच्छा ऐसा हो गया, तो टाउ बराबर कितना होगा, देयरफॉर टाउ इक्वल्स टू 1 बाई क्या है 1 बाई पाई डी स्क्वायर इंटू n इंटू एवरेज ऑफ इतना। क्यों याद आ रहा है सबको, पाई डी स्क्वायर एवरेज वी इंटू n। इन सभी की अगर मैं वैल्यू रख दूं, सभी लोगों की वैल्यू रख दिया जाए, तो ये वैल्यू आएगी 6.1 इंटू 10⁻⁻10 सेकेंड, इतना सेकेंड आया। मतलब कि इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं 1 मीटर क्यूब में, और एक कोलिजन होने में इतना वक्त लगेगा, मतलब 6.1 सेकेंड, 1 सेकेंड का समझ गए ना, मतलब 10⁻⁻10 टाइम्स लेस, इतना कम टाइम लगेगा जो है, पहली बात। और दूसरी बात, मीन फ्री पाथ L इक्वल्स टू इसका भी कितना 1/√2 टाइम्स, देयरफॉर मीन फ्री पाथ L इक्वल्स टू 2.9 इंटू 10⁻⁻ कितना -7 मीटर। मीन्स इसे हम आप लिख सकते हैं क्या, इज नियरली इक्विवेलेंट टू 1500 ऑफ D, 1500 ऑफ D, मतलब एक मॉलिक्यूल के क्या होगा डायमीटर का 1500 टाइम्स, तब भी इतने दूर पे है। मतलब मॉलिक्यूल बहुत छोटा है, उनके बीच की डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, 1500 टाइम्स। बाप रे, ऐसा लग रहा है जैसे कि पूरी दुनिया ही उसमें आ जाएगी। ठीक है, यही है जो है, जब आप बिल्कुल माइक्रो मॉलिक्यूलर लेवल पे जाने लगते हो तो कैलकुलेशन कुछ ऐसी आने लगती है। ठीक है, दिख रहा है ना, और सोचने वाले ने ऐसा सोच लिया जो है, चल रहा है ये। नेक्स्ट है, अब यहाँ कहता है कि एज एक्सपेक्टेड द मीन फ्री पाथ गिवन बाय कौन सा L इज इक्वल्स टू 1/√2 टाइम्स ऑफ मतलब 1/√2 पाई डी स्क्वायर n। कह रहा है कि डिपेंड्स इनवर्सली ऑन द नंबर डेंसिटी एंड द साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है ना, इन अ हाईली इवाक्यूएट